नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हेडलाइंस की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग सबसे जरूरी। नीति आयोग की 6ठी प्रशासनिक परिषद बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन। राज्यों को मजबूत बनाने और बजट में विकास को गति देने के महत्व पर दिया जोर। स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में ज्यादा सक्रियता दिखाएं सभी सांसद। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को अलग अलग भाषाओं में लिखा ईमेल। भाषा और संस्कृति को बताया एक दूसरे के पूरक। स्वस्थ जीवन शैली और खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बताई राष्ट्रीय अभियान की जरूरत। हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र के कार्यक्रम को किया संबोधित। वैज्ञानिकों से जेनेटिक बीमारियों की जांच के लिए सरल तरीकों का विकास करने की अपील। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता जारी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई जगहों से सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर चर्चा। पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। और कोविड-19 के लिए देश भर में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। पिछले 24 घंटों में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से कोई नई मौत नहीं। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए मामलों में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6ठी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न सिर्फ राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। प्रशासनिक परिषद की बैठक में लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिस्सा लिया। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6ठी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है
और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम्स शुरू की हैं। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक PLI स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों ने बढ़ चढ़कर के उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत के निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व में श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक में 6 विषयों पर विशेष जोर दिया गया। इसमें विनिर्माण, कृषि, बुनियादी ढांचे में सुधार के अलावा स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। वहीं नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने यह बताया कि बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका मकसद देश के विकास यात्रा में राज्यों और जिलों को बराबर का भागीदार बनाना है। And this had 6 items that were focused upon. One was making India a manufacturing powerhouse. Second was reimagining agriculture. Third was improving the physical infrastructure. Fourth, accelerating human resource development. Fifth, improving service delivery at the grassroots level. And the health and nutrition. These were the 6. And at the meeting today, the Prime Minister in his opening remarks emphasized the importance of cooperative federalism in the foundation, as a foundation of India's progress. I mean, he pointed to the fight against COVID-19, which was achieved successfully because of this cooperation. He urged the state governments to give the opportunities for the private sector and the private investor to take more increasing part in Atmanirbhar Bharat, sort of drive that we have. He emphasized this strengthening of the MSMEs and startups. If you look at this, the focus was on ease of doing business and ease of living, as the Prime Minister said. But if you look at the agenda items, they were all very, very developmental in nature. From manufacturing to agriculture, reimagining agriculture, and to physical infrastructure, to human resources and health. And the objective and really about service delivery at the grassroots level. So the objective was to make states complete partner, not merely states but also districts complete partners, so there's one alignment across the country and drive it. And therefore, I really thought that today's meeting was extremely constructive, very, very positive, and a lot of states appreciated the reform agenda which has been accelerated. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी यानी कि सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री असम के धेमाजी जिले में सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज को लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से 276 बीघा जमीन पर बनाया गया है। यह राज्य का 7वां सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसमें सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में बीटेक पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी।
वहीं सवाल कुची इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से 116 बीघा जमीन पर किया जाएगा। ये परियोजनाएं ऊर्जा सुरक्षा और समृद्धि के युग की शुरुआत करेंगी और स्थानीय युवाओं के लिए अवसरों को उज्जवल बनाएंगी। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री इस खंड पर पहली मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। 4 किलोमीटर से अधिक लंबी इस लाइन का निर्माण 464 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री कालीकुंडा और झारग्राम के बीच 132 किलोमीटर लंबे खड़गपुर आदित्यपुर सेक्शन पर 30 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसकी अनुमानित लागत 1312 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री अजीमगंज से लेकर खरगाघाट रोड रेलखंड के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये पूर्वी रेलवे के हावड़ा बैंडेल अजीमगंज खंड का एक हिस्सा है, जिसे करीब 240 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से आनुवंशिक बीमारियों के लिए सरल निदान विधियों को विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने आज हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक का दौरा किया और पेडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जीनोम आधारित स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने आनुवंशिक बीमारियों की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव के बारे में भी बात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों में गैर संचारी रोगों के तेजी से फैलाव को देखते हुए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और जंक फूड से बचने की सलाह दी है। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक्स के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने खासकर युवाओं से बेहतर खानपान और व्यवहार को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली मौतों में 61% हृदय विकारों, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों की वजह से हुई हैं। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया। Sedentary lifestyle is causing so much harm to the society. Sedentary lifestyle and unhealthy food habits are linked to the increased incidence of non-communicable diseases in the country. This is also equally important. So lifestyle changes that have come in between, we should avoid and go back to our original lifestyle. उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से आनुवंशिक बीमारियों के निदान के लिए सस्ते और सरल प्रभावी तरीके विकसित करने की सलाह दी ताकि बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिल सके। Technology, of any technology or any research, ultimate aim is to make people's life more comfortable. To continue to work developing new technologies for better, simpler and cost-effective methods for diagnosis of various genetic diseases. This would help in better patient management. उपराष्ट्रपति ने CDFD में 10 से अधिक बीमारियों के आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने की तारीफ की, जिसमें 4 नई जीनों की पहचान शामिल है जो आनुवंशिक बीमारियों के प्रबंधन में सहायक होगी। उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 संक्रमण का सटीक इलाज मुहैया कराने के लिए CDFD के कोरोना वॉरियर्स की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से अपनी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को अलग अलग भाषाओं और अंग्रेजी में ईमेल करके ये अपील की है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा जीवन की आत्मा है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को लिखा कि वे अपने क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। उन्होंने सांसदों से कहा कि आप जिस बड़े इलाके का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं,
वहां की स्थानीय भाषाओं की प्रचार प्रसार करने में सक्रिय रूप से सहायक बने। सांसदों के प्रयासों से भारतीय भाषाओं को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है। 3 पन्नों के इस पत्र में एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा को महत्वपूर्ण बुनियादी स्किल बताते हुए कहा कि बच्चों के विकास में ये बहुत जरूरी है। बच्चों के बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और दूसरी भाषा को जानने के लिए भी ये पहली सीढ़ी है। भाषाओं की विविधता और बहुमूल्य बोलियों वाले हमारे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्ञान के गढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो संकट में है। इसका मुख्य कारण अपनी मातृभाषा को कम आंकना और अंग्रेजी को झूठी शान की तरह लेकर चलना है। सभापति ने स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरतों को लेकर कहा कि ये देश के सांस्कृतिक विविधता को बचाने के लिए आवश्यक है। संस्कृति और भाषा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक भाषा को समाप्त करना बेशकीमती विरासत को खोने जैसा है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। सभापति ने लिखा है कि हमारी विविधता भरी संस्कृति की खूबसूरती को सिर्फ मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देकर ही बचाया जा सकता है। मातृभाषा जीवन की आत्मा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के मकसद से सांसदों को अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। सभापति ने सांसदों से कहा कि करीब 200 भारतीय भाषाएं विलुप्त होने के संकट से गुजर रही हैं और संयुक्त राष्ट्र ने हर 2 सप्ताह में एक विश्व भाषा के विलुप्त होने पर चिंता जाहिर की है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संस्कृति और उसके संस्कारों को जानने के लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। भाषा और संस्कृति ऐतिहासिक रूप से परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण में लेख लिखते हुए ये बातें कही हैं। इसमें उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से भाषाई विविधता को मजबूती देने की अपील की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने लेख में जानकारी दी है कि 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषिता को प्रोत्साहन है। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि एक समावेशी समाज बनाने के लिए बहुभाषिता जरूरी है। ये सिद्धांत प्रधानमंत्री मोदी के शासन दर्शन की मूल भावना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारतवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विशेष महत्व है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भारतीय सभ्यता का आधार रही हैं। भाषाओं और बोलियों की समृद्ध विविधता हमारी स्थानीय ज्ञान परंपराओं की वाहक है, जिन पर आज लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मातृभाषा के प्रति तिरस्कार की मानसिकता जीवन के शुरुआत से ही पनपने लगती है। स्कूली शिक्षा के स्तर से ही अंग्रेजी ज्ञान को महिमा मंडित किया जाता है। ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि मातृभाषा व्यक्ति के परिवेश से निकटता से जुड़ी होती है। स्कूल के प्राथमिक स्तर पर अध्ययन और अध्यापन मातृभाषा में ही होना चाहिए। यही वह समय होता है जब बच्चों के भाषा ज्ञान और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सीखने में मदद करनी चाहिए, जिससे उनकी वैश्विक दृष्टि व्यापक हो। भाषाई जनगणना 2018 के मुताबिक भारत में 19,500 भाषाएं और बोलियां हैं। 121 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें देश में 10,000 से ज़्यादा या उससे अधिक लोग बोलते हैं। 196 भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय हैं, जिनके संरक्षण और संवर्धन की तत्काल जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में मातृभाषा का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। सामान्य नागरिक से उसकी भाषा में ही संवाद करने से प्रशासन को उसके द्वार तक पहुंचा पाते हैं। किसी संस्कृति और उसके संस्कारों को गहराई से जानना है तो उसके लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की अगुवाई वाली 8 समितियों में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय समितियों का सितंबर 2017 से अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और इस समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से समितियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने का बार बार आग्रह किया है। संसदीय समितियों के कामकाज का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।
राज्यसभा की 8 विभाग संबंधी समितियों में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति ने सितंबर 2017 से लेकर अब तक 8 समितियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। समिति की औसत उपस्थिति 54.19% रही और इस दौरान आयोजित 50 बैठकों की औसत अवधि 2 घंटे 20 मिनट तक चली। राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पद्धति से जो अच्छा हो रहा है उसको उल्लिखित भी किया और सदस्यों का अभिनंदन भी किया। और मैं मानता हूं कि अगर हमारी समिति ने अगर अच्छा काम किया है तो उसका श्रेय हमारे माननीय सदस्यों को है। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष जो 2017 से विगत सितंबर तक इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे, डॉक्टर श्री सत्यनारायण जी जटिया, उनको भी ये श्रेय जाता है। समिति ने 2021 में ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी पर एक रिपोर्ट भी पेश की है। समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य और लोकसभा के 21 सदस्य शामिल हैं। In this committee, I have seen that all the members participate very proactively and provide suggestions which are very meaningful, incisive, and provides tremendous perspective. I also take this opportunity to thank the various ministries and the officials who work along with this committee in a very meaningful and purposeful way. संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों की शुरुआत 1993 में की गई थी, जो संसद की ओर से दिए गए कामकाज को प्रभावी तरीके से करने के लिए उत्तरदायी है। ये संसदीय समितियां संसद से जुड़े विभिन्न प्रमुख मुद्दों, नीतियों, अनुदान मांगों और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों पर काम करती हैं। समितियों का ये कामकाज साल भर चलता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 10वीं दौर की वार्ता आज चल रही है। भारत की ओर से सेना और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों के दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन कर रहे हैं। इस महीने की 10 तारीख को सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने और पैंगोंग झील से सेना हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कमांडर स्तर की ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज की बैठक में गोग्रा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग जैसे अन्य टकराव स्थलों से सेनाएं हटा जाने के मुद्दे पर बात हो सकती है। अभी तक दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से सेनाएं वापस लेने का काम पूरा हो चुका है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत ने आज मालदीव को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख अतिरिक्त डोज सहायता दी है। 2 दिनों की यात्रा पर मालदीव गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज माले में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और स्वास्थ्य मंत्री अहमद नसीम को ये खेप सौंपी। इसके पहले जनवरी में भी भारत ने मालदीव को 1 लाख वैक्सीन दी थी। मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कोविड के पश्चात आर्थिक पुनर्निर्माण पर गहन विमर्श हुआ। दोनों देशों के बीच मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सतत शहरी विकास, सड़क संरचना और आवास से जुड़े क्षेत्रों में आपसी सहयोग और समझौते का आदान प्रदान हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर मालदीव के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और योजना मंत्री से भी मिले और मालदीव की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के खेल मंत्री से मुलाकात की और भारत के सहयोग से माले में तैयार किए गए स्टेडियम का अवलोकन किया। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए संदेश को प्रेषित करेंगे। मालदीव ने अपने विदेश नीति में इंडिया पहले की नीति घोषित की है और ये भारत की पड़ोसी पहले की नीति से एक दूसरे की पूरक है। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह महज एक टूल किट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करना और यहां अशांति पैदा करना था।
दिशा रवि की तरफ से पेश हुए वकील पुलिस के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने आज अपना अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर दोनों राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अरुणाचल और मिजोरम के निवासियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मिजोरम हरे भरे जंगलों और रंग बिरंगे फूलों वाला प्रदेश है और देश को मिजोरम की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और इसके सांस्कृतिक परिदृश्य में जनजातीय समूहों और भाषाओं की दुनिया की सबसे समृद्ध विविधताएं हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि आकर्षक संस्कृति, समृद्ध धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और कलात्मक वैभव ने अरुणाचल प्रदेश को देश का महत्वपूर्ण राज्य बना दिया है। वहीं मिजोरम को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नीले पर्वतों की भूमि मिजोरम अपनी सुंदरता, रंग बिरंगे उत्सवों, हरी भरी घाटियों और झरनों के लिए जाना जाता है। उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों की प्रगति और खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश को मिजोरम की महान संस्कृति पर गर्व है और मिजोरम की जनता को सहृदयता और प्राकृतिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। अरुणाचल के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, साहस और भारत के विकास के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। 53वें संविधान संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी लोगों से मानवाधिकारों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक संकल्प रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के दुर्बल वर्गों के प्रति भी विशेष दायित्व है, तभी एक न्यायपूर्ण संगठित समाज की रचना हो सकती है। उपराष्ट्रपति ने सभी से मानवाधिकारों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सभी के साथ समान व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि सभी को सामाजिक न्याय के रास्ते पर बाधा बनने वाली गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। और देश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 72,26,653 स्वास्थ्य कर्मियों सहित कुल 1 करोड़ 8,38,323 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इनमें से 63,52,713 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं जिन्होंने टीके की पहली खुराक ली है और 8,73,940 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली। इसके साथ ही 36,11,670 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहली खुराक ली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।